Today we will discuss the next part of plant kingdom, that is gymnosperms. यानी आज हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, यानी कि नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स। नेकेड सीडेड का मतलब है कि दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, जो कि ओवरी के द्वारा इनक्लोज नहीं है सीड्स, इसलिए उनको नेकेड सीडेड बोला गया। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्म मीन्स सीड। ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसका अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ें सबसे पहले, तो उसमें पहली बात तो निकल कर आती है कि जिम्नोस्पर्म जो है वो सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनके अंदर फ्लावर, फ्रूट, ओवरी ये वाले पार्ट्स एब्सेंट है। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली दे आर सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, और इनको फेनरोगेम्स में रखते हैं क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स एक्सपोज्ड होते हैं, इसलिए इनको फेनरोगेम्स में रखा जाता है। और जिम्नोस्पर्म जो है उस टर्म को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे थियोफ्रास्टस, जिन्होंने जिम्नोस्पर्म टर्म दी थी, और जिम्नोस्पर्म का स्टडी जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहलाता है। मेनली इसके अंदर ट्रीज और शब्स हैं, कुछ एक हर्ब्स हैं, ये इसके हैबिट में देखेंगे अपन आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि जिम्नोस्पर्म जो है बड़ा यूनिक ग्रुप है, और इसको हम बहुत अलग तरह से पढ़ेंगे यहाँ पर आज। उसकी बहुत अलग तरह से कुछ चीजें निकल कर आती है जो किसी और ग्रुप में नहीं है। तो पहले तो मैं इसकी वो चीजें बताऊं जो मैंने बोली आपके लिए, कि पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसमें है थियोफ्रास्टस, जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, कॉइन्ड द टर्म जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms are seed-bearing heterosporous vascular plants that lack flowers, ovary, fruits. The study of gymnosperms is called gymnospermology। तो यहां पर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मैंने आपको बताया इसका कि ये है। अब इसके मेन पार्ट पर आते हैं कि मेनली जैसे हमने कहा कि हैबिट के हिसाब से कि ये मोस्टली ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, और कुछ एक हर्ब्स होते हैं। ट्रीज की बात करें तो सबसे बड़ा जो ट्री है जिम्नोस्पर्म में उसका नाम है सिकोया। दैट इज द टॉलेस्ट ट्री इन जिम्नोस्पर्म, नॉट इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे लंबा ट्री जो है वो यूकेलिप्टस का होता है, 114.6 मीटर, और सिकोया जो है उसकी लेंथ होती है 111.6 मीटर। सिकोया के ऊपर नीट 2017 में क्वेश्चन आया है, और एक गलत स्टेटमेंट आता है कि टॉलेस्ट प्लांट है, तो वो गलत स्टेटमेंट के रूप में इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बात सिंपल सी है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्लांट्स में क्या क्या कंडीशंस हैं। तो एक बात तो निकल कर आई कि इनके अंदर जो है ट्रीज और श्रब्स ज़्यादा हैं और हर्ब्स कम हैं, और मेनली वुडी प्लांट्स हैं, ज़्यादा टेम्परेट जोन्स में मिलते हैं, और साइकेड्स जो है वो जीरोफिटिक कंडीशंस में मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। और फिर अगर हम स्टार्ट करें तो रूट जो है वो टेप रूट होती है डाइकोट प्लांट्स की तरह, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ स्पेशलाइजेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाइनस की बात करें तो उसके रूट्स में जो है माइकोराइजा प्रेजेंट होता है,
माइकोराइजा का मतलब है इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ आवर प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो माइकोराइजा पाइनस की रूट्स में प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। इसको नीट 2017 ने पूछा है। इसी प्रकार से साइकस की जो कॉर्डलाइट रूट्स होती है उसमें साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना साइकेडी और नोस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं। इसको पिछले 7-8 साल में कई बार पूछा है नीट और एम्स के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों रूट्स के लिए कि पाइनस की रूट्स में माइकोराइजा प्रेजेंट है और साइकस की जो कॉर्डलाइट रूट्स है उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उनके नाम है एनाबिना साइकेडी और नोस्टॉक। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूं क्लियर। जनरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि दे आर मोस्टली ट्रीज लाइक पाइनस, shrubs like ephedra and some herbs. Second, they are usually found in temperate areas, but cycads are found in dry habitats, xerophytic adaptation. इनके अंदर देखने को मिलेंगे, आगे देखेंगे अपन थोड़ी देर में भी। फिर अपन बोल रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो है इनकी वो स्पोरोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोफाइट that consist of roots, stem and leaves. Root is taproot. रूट कैसी है? टेप रूट, जो कि डाइकोट में मिलती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। स्पेशल फीचर क्या है? इन पाइनस roots have mycorrhiza. इसको पूछा है नीट 2017 ने। और अगर हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर पढ़ें तो उसमें लिखा भी है कि जो पाइनस के जुवेनाइल्स हैं वो बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के जो है सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, सॉइल में आगे जो है जर्मिनेट और ग्रो नहीं कर सकते, ऐसा वहां लिखा हुआ है। एस्टेब्लिश नहीं हो सकते सॉइल में। तो वो नीट 2019 ने पूछा है उसको। तो बार बार इस तरह के सवाल जो है इसमें से पार्ट में से आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो पाइनस का तो कंसेप्ट है कि इसकी रूट्स में माइकोराइजा प्रेजेंट है, ये तो डायरेक्ट 2017 ने पूछा है। और साइकस की जो रूट्स है उसमें कॉर्डलाइट रूट्स प्रेजेंट होती है, बट इन कॉर्डलाइट रूट्स ऑफ साइकस साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से? एनाबीना, साइकेडी एंड नोस्टॉक, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन symbiotic association.
इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड नीट एग्जाम एक्चुअली, बिकॉज इसको कई बार पूछा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टेम. यानी जिम्नोस्पर्म में स्टेम की क्या कंडीशन है. तो जैसा हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म में अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये देखा गया कि वहां पर या तो स्टेम अनब्रांच्ड होता है या ब्रांच्ड होता है. अनब्रांच स्टेम जो है वो साइकस के अंदर प्रेजेंट है, और ब्रांच स्टेम जो है वो पाइनस में और सीड्रस में प्रेजेंट होता है. तो यानी पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसमें हो गई कि स्टेम इज अनब्रांच्ड. एग्जाम्पल साइकस और ब्रांच्ड एग्जाम्पल पाइनस, सिड्रस. एक पॉइंट तो स्टेम का ये वाला हो गया. दूसरी बात है कि स्टेम के अंदर हम अगर जाइलम फ्लोएम की बात करें तो उनका क्या स्टेटस है. तो ये देखा गया कि जो जाइलम है वो मेनली ट्रेकिड्स का बना हुआ है, और नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स में वैसल्स एब्सेंट होती है एक्सेप्ट 3 मेंबर्स जो कि नीटेल्स के मेंबर्स हैं. उनके नाम है नीटम, वेल्विशिया और इफिड्रा. इन 3 मेंबर्स के अंदर ये देखा गया कि वैसल्स एब्सेंट होती है, और इन्हें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं इन तीनों मेंबर्स को, क्योंकि एंजियोस्पर्म का करेक्टर है वैसल्स की प्रेजेंस. तो यहां पर दूसरा करेक्टर आता है जाइलम का. जाइलम is mainly composed of tracheids, usually vessels absent in xylem except नीटेल्स. नीटेल्स के जो मेंबर्स है कौन कौन है. एग्जाम्पल नीटम, वेल्विशिया और इफिड्रा. इन 3 मेंबर्स में एक्सेप्शनली वैसल होती है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहां पर, है ना. एक और भी करेक्टर है फ्लोएम. अगर फ्लोएम की बात करें तो टेडोफाइट की तरह यहां भी फ्लोएम जो है वो सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स का बना हुआ है. यानी कि यहां पर भी सी ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है. और साथ में एक करेक्टर और बता दूं, जैसे कि यहां पर एक पहली बार हमें बात कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स प्रोसीड सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ प्लांट. प्लांट का गिर्थ यानी घेरा बढ़ता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, यानी आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ होना. ये डाइकोट प्लांट्स का करेक्टर है एंजियोस्पर्म्स में, और वो यहाँ पर पहली बार जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है. तो जिम्नोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है वो कहलाती है होमोजाइलस, नॉन पोरस और सॉफ्ट. इन सब का मीनिंग क्या है कि एक ही जैसी वुड है. सॉफ्ट का मतलब और नॉन पोरस का मतलब एक ही, कि इनमें वैसल्स एब्सेंट होती है, इसलिए इसको सॉफ्ट वुड या नॉन पोरस वुड कहा जाता है. दूसरी चीज, एंजियोस्पर्म्स में वैसल्स होती है तो उसको हार्डवुड बोलते हैं और पोरस वुड बोलते हैं. तो एंजियोस्पर्म की जो वुड है वो हेट्रोजाइलस है, और जिम्नोस्पर्म की जो वुड है वो होमोजाइलस है. बेसिकली ये डिफरेंस है. हालांकि आजकल वुड के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं. तो यहां पर पहली बात तो फ्लोएम की आ गई कि फ्लोएम जो है कंसिस्ट ऑफ sieve cells and albuminous cells. Here sieve tubes and companion cells are absent. Secondary growth takes place and
wood is homozygous, non-porous, soft। तो ये जिम्नोस्पर्म के स्टेम के बारे में हमने आपसे बात की। इसके बाद अपन इसके लीफ वाले पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है वो किस तरह की है। तो दो तरह की लीव्स यहां पर जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, सिंपल और कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म्स हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स। फर्स्ट simple and second compound। कंपाउंड लीव किसमें मिलती है? साइकस के अंदर बायपिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है, बड़ी बड़ी लीफलेट्स होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कंपाउंड लीव एंड कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन साइकस। अगर पाइनस की बात करें या ज्यादातर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें नीडल लाइक लीफ है। खासकर कॉनिफर्स की बात करें जिनमें हम पाइनस को रखते हैं, जो कि एक बड़ा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, उसमें लीव्स नीडल लाइक होती है, यानी जीरोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं कि लीव्स आर नीडल लाइक फॉर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन बिकॉज इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। जब लीव जो है नीडल लाइक होगी तो सरफेस एरिया काफी कम हो गया तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। इसके अलावा लीव की बात करें तो उसमें थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। All these are the xerophytic adaptations to reduce the loss of water by transpiration। तो यहां पर पाइनस की जो लीव्स होती है उनमें इस तरह से वाटर लॉस को कम करने के लिए एडेप्टेशंस होते हैं। इस एक लाइन को भी 2016 में किसी क्वेश्चन में पूछा गया है नीट के अंदर। तो यहां पर लीव्स का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इन पाइनस लीव्स आर नीडल लाइक that reduces surface area presence of thick cuticle and sunken stomata also reduce the loss of water by transpiration। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हो सकता है उसको कम करने के लिए सारे एडेप्टेशंस है कि नीडल लाइक लीफ है, सरफेस एरिया कम हो गया, थिक क्यूटिकल है वो भी वाटर के लिए इम्परमिएबल है, और स्टोमेटा धसे हुए हैं तो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो इन सब प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस को कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पर वाटर की हमेशा डेफिशिएंसी रहती है। तो ये पाइनस की लीफ के अंदर काफी सारे एडेप्टेशंस मैंने आपको बताए। इसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। पहली बात तो हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। सभी जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस हैं। दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जिन लीव्स पर लगी होती है उनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया जिन लीव्स पर लगी होती है उनको मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जिन मिलकर माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर जो है मेल कोन से मेल एस्ट्रोबिलस बनाते हैं, या दूसरी तरफ हम देखें तो मेगास्पोरोफिल्स मिलकर फीमेल कोन या फीमेल एस्ट्रोबिलाई बनाते हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मेल कोन और फीमेल कोन एक्सेप्शनली पाइनस में एक ही प्लांट पर अलग अलग ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। फिर से बता रहा हूं, मोनोशियस का मतलब है कि एक ही प्लांट पर मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्लासिकल एग्जांपल पाइनस। इसको दो बार नीट ने पूछा, नीट 2013 और नीट 2017। लेकिन ज्यादातर जिम्नोस्पर्म डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल कोन एक प्लांट पर, फीमेल कोन दूसरे प्लांट पर। और यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन क्या है कि साइकस के अंदर जो है वो मेल कोन्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल कोन जो है वो नहीं बन पाते हैं, मेगास्पोरोफिल्स ही प्रेजेंट होती है। तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल से रिलेटेड है।
तो पहली बात जो जरूरी है लाइफ साइकिल में वो क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। तो हमने कहा कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हेटेरोस्पोरस होता है। और अगली बात हमने इसमें कही कि जिम्नोस्पर्म्स हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ए मैक्रोस्पोर्स, बी मेगास्पोर्स। Macrospores are formed in macrosporangia, while megaspore are formed in megasporangia or ovules. Macrosporangia bearing leaves are called macrosporophyll, while megasporangia bearing leaves are called megasporophylls. Macrosporophyll form male cone, while मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं इसको, मेल स्ट्रोबिलाई, while megasporophylls form फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई। हालांकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें लूजली अरेंज होती हैं मैक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, लेकिन इन जनरल तो करेक्टर यही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जिम्नोस्पर्म डायोसियस होते हैं और उनमें मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर पाइनस की बात करें तो मोनोशियस है, उसमें मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग ब्रांचेस पर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। और इसको नीट 2013 और नीट 2017 ने पूछा है। तो यहां पर इस करेक्टर को मैं आगे लेता हूं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द gymnosperms are dioecious. Example Cycas. But Pinus is monoecious. मोनोशियस का मतलब क्या है? मेल कोन and female cones are situated at different branches in same plant. इसको पूछा है
मोनोसियस कंडीशन को नीड 2013 और नीड 2017, 2 बार पाइनस पे सवाल आ चुका है इसका. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम. मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसको. इन केस ऑफ साइकस, मेल कोन्स present in a plant but megasporophylls do not form female cone in other plant. तो यानी क्या फीमेल कौन प्रेजेंट नहीं है साइकस के अंदर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साइकस के लिए. तो अगर हम इस पूरे पार्ट को अच्छे से अगर विजुअलाइज करें तो एक बात क्लियर समझ में आती है कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. इसके पहले हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स में सिर्फ कुछ मेंबर्स के अंदर ही हेटेरोस्पोरी प्रेजेंट थी और यहाँ पूरे जिम्नोस्पर्म्स में जो है हेटेरोस्पोरी दिखाई दे रही है. तो अब यहाँ पर मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस करके बताया और अब बात करते हैं इसके मेल पार्ट के बारे में. यानी जो माइक्रोस्पोर है वो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट सेल डिवीजन करके. तो माइक्रोस्पोर से पहले बनेगा पोलन ग्रेन और फिर बनेगा मेल गेमेटोफाइट जो कि 5 सेल्ड या 6 सेल्ड होता है. साइकस में 5 सेल्ड होता है, पाइनस में 6 सेल्ड होता है. यानी कि कुछ ही सेल्स का ये भी बना हुआ है. और यहाँ पर देखा गया कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं. यानी पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ टर्म पोलन ग्रेन. टेरिडोफाइट्स में मैंने टर्म यूज नहीं की थी. तो पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं यहाँ से और इसके बाद में विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है. तो पॉलिनेशन भी पहली बार जिम्नोस्पर्म में देखा गया. तो विंड पॉलिनेशन यानी एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन इन द जिम्नोस्पर्म्स. तो यहाँ पर अगली जो जरूरी बात है वो ये है कि माइक्रोस्पोर फॉर्म्स पोलन ग्रेन इसमें एक चीज और भी है कि जैसे पोलन ग्रेन की बात पहले करनी पड़ेगी क्योंकि पोलन ग्रेन इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और बाद में मेल गेमेटोफाइट की बात करनी पड़ेगी. दैट डेवलप इनटू, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं आपके लिए पोलन ग्रेन्स. उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे इमैच्योर मेल गेमेटोफाइट. And finally, mature male gametophyte is formed 5-celled in cycas, 6-celled in पाइनस. नेक्स्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं पोलन ग्रेन्स के लिए कि पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तो रिलीज हो जाएंगे. तो उसके लिए कहा गया कि साइकस में 3 सेल स्टेज में और पाइनस में 4 सेल स्टेज में, इफिड्रा में 5 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. और पॉलिनेशन कौन सा होता है? विंड पॉलिनेशन यानी कि एनिमोफिली, है ना. तो pollen grains are released after maturation. Three-celled stage in cycas, 4-celled stage in pinus, 5-celled stage in ephedra. Usually wind pollination
यानी कि एनिमोफिली टेक्स प्लेस। तो नॉर्मली पॉलिनेशन पहली बार देखा गया, और कौन सा? विंड पॉलिनेशन, यानी विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स मूवमेंट करेंगे। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं जिसको नीट 2018 ने पूछा है कि पाइनस के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर विंग्ड पॉलन ग्रेन्स। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इलॉबरेट क्वेश्चन से पूछा है, इलॉबरेट पार्ट से पूछा है। तो पाइनस के पॉलन ग्रेन्स उनमें विंग्स होते हैं और वो येलो कलर के होते हैं, उसको सल्फर शावर बोला जाता है। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन पाइनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन पाइनस। pollen grains are yellow in color with wings. After releasing, they spread in environment in large quantity. They are called सल्फर शॉवर। तो पर्टिकुलर बात है कि जो विंग्स की बात आ रही है इसको पूछा है नीट 2018 ने कि भाई विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका फीचर है, तो आपको बताना है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन पाइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पर अपन ले रहे हैं। तो यहां तक तो हमने इसके मेल पार्ट के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर जो है बेसिकली फ्यूज सेल्ड का मेल गेमेटोफाइट बना हुआ है, और वो भी जो है अलग अलग में अलग अलग नंबर्स हमने देखे, साइकस में 5 सेल्ड, पाइनस में 6 सेल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल पार्ट के बारे में। फीमेल पार्ट में हमने कहा कि जो मेगास्पोरेंजिया है जिसको टेक्निकली ओव्यूल कहते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब है कि वो ओवरी के द्वारा इनक्लोज्ड नहीं है, तो नेकेड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइकस के ओव्यूल सबसे बड़े होते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके ऊपर सिंगल इंटीग्मेंट होता है, यानी कि यूनिटैग्मिक होते हैं, लेकिन उनमें स्टॉक नहीं होता, तो सेसाइल होते हैं, और ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओवल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और भी बात है कि ओवल्स के अंदर जो मेन पार्ट है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं, उस न्यूसिलस की एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है और उसको मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है। वो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोटिक डिवीजन करेगी, स्पोरिक मियोसिस करेगी, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का एक लीनियर टेट्राड फॉर्म करेगी, और उस लीनियर टेट्राड में से एक मेगास्पोर जो है जो कि कैलोज़ल एंड का होता है वो बचेगा, बाकी के 3 डेस्ट्रॉयड हो जाएंगे, और वो मेगास्पोर जो है फिर माइटोटिक डिविजन्स करके फीमेल गेमेटोफाइट जिसको यहाँ पर एंडोस्पर्म भी कहते हैं उसको फॉर्म करेगा। यानी इस पूरी बात का मतलब यह है कि फीमेल पार्ट जो है उसमें मेजर पार्ट है ओव्यूल जो कि नेकेड है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें ये बात डिस्कस करने के बाद लिख रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स आर नेकेड। नेकेड का मतलब है they are not enclosed by ovary. Ovules are unitagmic. Unitagmic मतलब single integument present. सेसाइल यानी कि स्टॉक एब्सेंट है, यानी फ्यूनिकल एब्सेंट है। यूजुअली ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब भी अपन पढ़ते हैं 12th में जब अपन रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ते हैं कि जिसमें कैलेजा और माइक्रोपाइल
और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होता है। इस तरह से मैं थोड़ा डायग्राम से बताऊं इसको, देखें एक बार। जैसे सिंगल इंटीग्मेंट है इसमें, अब चूंकि यहाँ फ्यूनिकल तो है नहीं, तो ये तो माइक्रोपाइल और ये कैलेजा, ये एक सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, ये कैलेजल पार्ट है, ये सिंगल इंटीग्मेंट है, और ये मेन बॉडी ओवल न्यूसिलस है। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल और कैलेजा एक स्ट्रेट लीनियर फैशन में अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। बट एक्सेप्शनली पाइनस में जो है एनाट्रोपस ओवल मिलता है। तो एक्सेप्शन क्या है, पाइनस, वहां पर मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ इस तरह से बनाएंगे अपन उसको। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अपन एंजियोस्पर्म का बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट बनेगा ये देखो, यानी कि यहां पर ओव्यूल जो अपने मेन जो तरीका है, मेन पैटर्न क्या है, ये वाला है। इससे 180 डिग्री के एंगल पर जो है रोटेट करके नीचे आ जाएगा, इसको इसीलिए रिसिपिएंट भी बोलते हैं। तो एनाट्रोपस ओवल की पोजीशन ये रहेगी, इस तरह से दिखाई देगा वो, है ना। तो इसमें माइक्रोपाइल जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पाइनस के अंदर एक्सेप्शनली एनाट्रोपस ओवल होता है। और अगली जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वन सेल ऑफ micropylar end of nucellus, ओवल का मेन पार्ट हमने पहले क्या डिस्कस किया, न्यूसिलस। तो वो सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पर है न्यूसिलस की, वो सेल बड़ी साइज की हो जाती है और वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है। तो वन सेल ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसिलस becomes enlarged in size and acts as megaspore mother cell. Megaspore mother cell undergoes sporic meiosis and form 4 haploid megaspores that arrange in linear fashion. Out of 4, 3 megaspores of micropylar and become degenerated, while callosal megaspore is functional. It undergoes successive mitotic divisions and forms female gametophyte that is also called endosperm. It has 2 to 8 archegonia on upper part. तो यहां देखने की बात क्या थी कि जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है
वो फीमेल गेमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, उसी को यहाँ पर एंडोस्पर्म कह दिया है, और उसके ऊपर 2 से लेकर 8 तक यानी 2 to 8 आर्किगोनिया बन जाती है। आर्किगोनिया में भी नेक पार्ट नहीं होता है, और कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म है जिनमें आर्किगोनिया नहीं होती, जैसे कि वेल्विशिया और नीटम, उनमें आर्किगोनिया प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन इन जनरल बात करें तो आर्किगोनिया में नेक नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पहले तो एक जरूरी बात तो हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं आपके लिए, कि आर्किगोनिया, सिंगल आर्किगोनियम और प्लूरल आर्किगोनिया। तो आर्किगोनियम लैक्स नेक, पहली बात तो। और दूसरी बात यह कि जब हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन के लिए बात करें तो थोड़ा सा अलग तरह से डिस्क्रिप्शन आएगा, क्योंकि अभी तक हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में देख रहे थे कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, और अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर यानी कि वहां पर तो जूडियोगेमी देखने को मिल रही थी, मेल गैमेट्स मोटाइल थे, वाटर में मूवमेंट करके आर्किगोनिया तक पहुंच रहे थे। यहाँ पर हमें साइफोनोगेमी देखने को मिलेगी, यानी कि मेल गैमेट्स को कैरी कौन करके लाएगा, पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलिनेशन हुआ है, और पॉलिनेशन होने के बाद में उन मेल गैमेट्स को धीरे धीरे कैरी करके लाने का काम पॉलन ट्यूब का है। तो अगर पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स को कैरी किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइफोनोगेमी, और साइफोनोगेमी के थ्रू जो है यहाँ पर आगे प्रोसेस घूमेगा, यानी कि मेल गैमेट्स जो है वो आर्किगोनिया में जो एग प्रेजेंट है वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन एक्सेप्शनली साइकस और गिंगो के अंदर दोनों कंडीशन मिलती है, यानी कि जूडियो साइफोनोगेमी मिलती है। इनिशियली तो उनमें मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो साइफोनोगेमी के थ्रू कैरी किए जाते हैं। तो ओवरऑल उन दोनों को एक्सेप्शनली हम कहते हैं कि जूडियो साइफोनोगेमी इज ऑब्जर्व्ड इन साइकस एंड गिंगो। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अब इसके आगे अगला पॉइंट लेता हूं, साइफोनोगेमी is found in gymnosperms. इसका मतलब क्या है, मेल गैमेट्स आर carried by pollen tube. एक्सेप्शन क्या है इसका, एग्जाम्पल साइकस एंड गिंगो, इनमें क्या कंडीशन है, दे शो जूडियो साइफोनोगेमी। अब जूडियो साइफोनोगेमी का मतलब मैंने बताया कि इनिशियली मेल गैमेट्स मोटाइल है, यानी उनके पास सीलिया है, और उसके बाद में जो है बाद में फिर जो है वो सीलिया गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर वो पॉलन ट्यूब उनको कैरी करके ले जाती है मेल गैमेट्स को। तो यहां पर अपने को लिखना है कि इनिशियली मेल गैमेट्स आर मोटाइल in them, but later on they are carried by pollen tube. वैसे इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बड़ा टिपिकल होता है, जिम्नोस्पर्म का काफी टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन डायरेक्ट होता है, यानी कि सीधे पॉलन ग्रेन जो है ओविल के जो माइक्रोपाइल है उसके अंदर चले जाते हैं, तो उसको डायरेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके बाद में फिर जो है कुछ समय वहां पर पॉलन चेम्बर में उनको स्टोर करके रखा जाता है, और फिर धीरे धीरे उनसे जो है पॉलन ट्यूब निकलती है, ग्रो करती रहती है आर्किगोनियम की तरफ। तो ऐसा माना जाता है कि साइकस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच 6 मंथ्स का डिफरेंस होता है, टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, और पाइनस में 1 ईयर का होता है। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें मेनली साइफोनोगेमी होती है ना, ये नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है अपने को। और फाइनली तो अपन ये लिख ही सकते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट्स को लेकर आर्किगोनिया के माउथ के पास पहुंचेगी, उनमें से जो है फिर फाइनली उसको डिस्चार्ज करेगी। एक मेल गैमेट अंदर जाएगा ओवरी के अंदर, सॉरी आर्किगोनियम के अंदर, और उसकी जो एग सेल है उसको फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पैटर्न जो सीधा सीधा
सिनगेमी वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड ज़ायगोट बना रहे हैं। ज़ायगोट स्पोरोफाइट की पहली सेल है, फिर ज़ायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। कंसेप्ट वो का वही पूरा का पूरा। और लाइफ साइकिल पैटर्न डिप्लॉन्टिक है, यानी कि डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात है कि यहाँ पर हमने देखा कि वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ले रहे हैं इसका कि पोलन ट्यूब discharges two male gametes near mouth of archegonium. One of them is entered in archegonium where it is fused with egg or female gamete and forms diploid zygote. Thus, fertilization does not require water. तो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड ज़ायगोट बना जिम्नोस्पर्म्स में, और डिप्लॉइड ज़ायगोट जो है फिर वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, यानी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, और वो अल्टरनेटली जो है गेमेटोफिटिक जनरेशन के साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ हद तक शो करती है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का मेन टास्क तो ये हुआ। अब उधर क्या होता, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये देखा गया कि जो नेकेड ओव्यूल्स थे वो नेकेड सीड्स में कन्वर्ट हो गए। अब चूंकि फ्लावर नहीं है तो फ्रूट यहाँ पर, सॉरी ओवरी नहीं है तो फ्लावर तो बनेंगे नहीं, लेकिन ओव्यूल्स है इसीलिए यहाँ पर सीड्स फॉर्म होंगे जो कि नेकेड होंगे। और एक करेक्टर एनसीईआरटी ने लास्ट में जाके लिखा है इन सब के बाद में कि बिसाइड्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, यानी कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को छोड़कर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का ये कंसेप्ट है कि मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ये दोनों का करेक्टर है। इस वाली लाइन को नीट में भी पिछले 10 साल में 3-4 बार पूछा हुआ है कि फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट आर एब्सेंट। तो आंसर उसमें एक बार पाइनस जिम्नोस्पर्म के नाम से दे रखा है, एक बार सिड्रस के नाम से पूछा हुआ है जो कि जिम्नोस्पर्म ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां पर दे रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन इस पार्ट को ले रहे हैं, zygote divides to form embryo that forms diploid sporophyte. Besides bryophytes and pteridophytes, male gametophyte and female gametophyte in gymnosperms is not independent और एक करेक्टर मैंने आपको ओवल्स का बताया कि नेकेड ओवल्स जो है वो नेकेड सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन naked ovules are converted into naked seeds
और यहाँ पर मैं कुछ और भी 2-3 छोटी छोटी बातें बताऊं कि जैसे कि एक तो मैंने बताया कि लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है और सीड के अंदर 3 जनरेशंस देखने को मिलती है। पेरेंट स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट के रूप में एंडोस्पर्म जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा होता है, और एक और न्यूली डेवलप्ड स्पोरोफाइट जो कि आर्किगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि एंडोस्पर्म यानी जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो हैप्लोइड होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। इस क्वेश्चन को भी काफी बार पूछा गया है। और यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सीड हैज 3 जनरेशंस। कौन कौन सी? फर्स्ट पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट में कौन है? जो इंटीग्मेंट था वो पेरेंट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। बाद में फिर वो सीड की कवरिंग बन जाएगा। तो पेरेंट स्पोरोफाइट में हम इंटीग्मेंट की बात कर रहे हैं, वो इंटीग्मेंट जो है वो सीड की कवरिंग, तो वो पेरेंट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दूसरा एंडोस्पर्म जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। और तीसरा फर्टिलाइजेशन से जो बना जायगोट यानी न्यूली फॉर्म्ड स्पोरोफाइट। तो यहां पर सीड के अंदर 3 जनरेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने कहा कि लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक, यानी कि डिप्लॉयड जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है इट इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल। और इनके अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी काफी कॉमनली प्रेजेंट होती है। एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। तो एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में जिम्नोस्पर्म में ज्यादा पॉलीएम्ब्रियोनी मिलती है, यानी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्वाइट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो ये हमने मेन कैरेक्टर्स पढ़े और ये देखने की बात है कि इसके अलावा भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैं 2 बातें और आपको लिखाऊंगा इसमें। एक तो लिखेंगे अपन इसमें सिकोया टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। टॉलेस्ट ट्री नहीं है बेटा, ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सिर्फ 1.6 मीटर हाइट। और एक है हमारे पास कि साइकस गिंगो एंड सिकोया आर कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। इनको हम लिविंग फॉसिल्स मानते हैं, यानी एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट है इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स माना गया।